मेरे सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। इन कहानियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें सुन सकें। और कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। केवल तारीफ ही नहीं, मुझे मेरी कमियों के बारे में भी बताइए जिससे मैं आगे अपनी गलतियों को सुधार सकूं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे नई पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी जीने की राह। आइए शुरू करते हैं। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा रंग बिरंगी पतंगों से घिरी उसकी आकृति मुझे भरत की याद दिला गई। एक बार स्कूल में आयोजित बाल मेले में उसने इसी तरह घूम घूम कर पतंगें बेची थी। हम लोग भी वहां निमंत्रित थे। भीड़ को चीरता हुआ वह मेरे पास आया था। माँ जी, मुन्ने के लिए पतंग लेंगी? देखिए कितनी खूबसूरत हैं। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। यह केसरिया दे दो भाई, हमारे बच्चे को यह रंग बहुत पसंद है। मैंने भी ग्राहकी की अंदाज में कहा था। वह पतंग मेरे हाथ में देते हुए बोला था, 10 पैसे निकालिए। 10 पैसे? बाप रे, इतनी महंगी? और मैंने हंसते हुए 1 रुपया उसके हाथ पर रख दिया था। और मेरे मना करते हुए भी उसने बाकी पैसे मुझे लौटाकर ही दम लिया था। माँ जी, पैसे। पैसे? कुछ कहते हुए मेरी जबान रुक गई। मन वर्तमान में लौट आया। मेरे हाथ में केसरिया पतंग थी और वह लड़का हाथ फैलाए खड़ा था। मैं उसका मुंह देखती रह गई। दोबारा याद दिलाने पर ही पैसे दे सकी। अपना रंगीन तामझाम लेकर जब वह सड़क पर जा रहा था तब मैंने उसे ध्यान से देखा और मुझे अपने ऊपर ही हंसी आ गई। क्या सोचकर मैंने भरत से उसकी तुलना की थी। भरत का गोरा चिट्टा रंग था, लंबा छररा कद, सुनहरे बाल, नीली आंखें, एकदम यूरोपियन लगता था। याद आते ही कलेजे में कुछ गड़ने लगता था। पर उस एक क्षण को मुझे पता नहीं क्यों उस बच्चे में भरत की छवि दिखाई दी और उसी कमजोर क्षण का परिणाम थी यह पतंग जो अब मेरे हाथ में थी। पतंग लेकर मैं भरत के कमरे में आई तो इन्होंने आंख उठाकर मुझे देखा। लगा कि कहेंगे यह क्या पागलपन सवार हुआ है तुम पर वह कुछ नहीं बोले। वह खुद कौन कम पागल थे। दिन भर उसकी पुरानी चिट्ठियों को पढ़ते रहते थे। इससे जी ऊब जाता तो उसकी पुस्तकें करीने से लगाने या उसके मेडल्स के और कप चमकाते रहते। मैं उनका साथ देती हुई सी दिन भर उसका कमरा साफ करती, उसके कपड़े प्रेस करती, उसकी मेज पर फूलदान सजाती और उसकी प्यारी रिस्ट वॉच में नियम से चाबी देती। उसका बिस्तर हमेशा साफ सुथरा रहता और जूतों की पॉलिश जरा भी धुंधली नहीं पड़ पाती थी। हम दोनों की सारी दुनिया उस कमरे में ही सिमट आई थी। कमरे की साज सज्जा इतनी जीवंत थी कि लगता था भरत आजकल में ही छुट्टी से लौट रहा है, जबकि असलियत यह थी कि वह एक ऐसी लंबी यात्रा पर चला गया था जहां से कभी कोई नहीं लौटता। पतंग हाथ में लेकर मैंने सारे कमरे में नज़र दौड़ाई। कहाँ लगाऊं इसे? मेरी नज़र मेज पर गई जहां भरत की एनलार्ज्ड फोटो रखी थी, यूनिफॉर्म में। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में वैशाली ने लिखा था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भरत कुमार। सीमा सुरक्षा दल के लिए रसद ले जाते हुए उसका विमान हिमालय की कंदराओं में कहीं खो गया था। पता ही नहीं चला बचपन से उसे आकाश में उड़ने का शौक था। हमेशा ऊंचे आकाश में विचरण करने वाले एरोप्लेन में उसका एक खास आकर्षण रहा। बचपन का यह शौक बड़े होने पर जीवन के ध्येय में बदल गया और मृत्यु ने उसका वरण भी किया तो उसी माध्यम से। केसरिया पतंग मेरे आकाशमार्गी पुत्र के फोटो के ऊपर फहरा रही थी। दूसरे दिन वह लड़का फिर आया। इस बार उसके पास पतंग के साथ कागज की गोल गोल घूमने वाली चरखियां भी थीं। तीसरे दिन
वह फिर आया, चौथे दिन और फिर 5वें दिन भी। वह रोज आता, कभी पतंग, कभी गुब्बारे लेकर। इनके साथ कभी बांस से बना बाजा, कभी कॉर्क की रेलगाड़ी, कभी सिगरेट के खाली डिब्बों का खूबसूरत थैला, कभी चाय के खाली डिब्बों की कुतुब मीनार। उसके नन्हे कलाकार हाथ इन फेंकी हुई चीज़ों में ऐसा जादू भर देते थे कि मुझसे लौटाते नहीं बनता था। मैं उसकी परमानेंट ग्राहक बन गई थी और भरत की मेज पर खिलौनों की भीड़ सी होने लगी थी। जूतों के खोखों से बनी 2 बसों के लिए तो मुझे एक स्टूल की भी व्यवस्था करनी पड़ी थी। एक बार जब वह आया तो उसके पास एक गुड़िया थी। माँ जी, बेबी के लिए यह लेंगी? मैं गुड़िया की तरफ देखती रह गई। वैशाली का बचपन याद आने लगा। तब गुड़ियों की जैसे घर में भीड़ हो गई थी। बहुत अच्छी नहीं बनी है ना? मेरी चुप्पी का उसने और ही अर्थ लगाया था। दरअसल माँ के पास रंग बिरंगी कतरनें नहीं थीं, इसलिए आपके पास हो तो दे दीजिए, बढ़िया गुड़िया बन जाएगी, बिल्कुल फ्री में। उसने फ्री में कुछ इस अंदाज में कहा कि मुझे हंसी आ गई। बड़ी मुश्किल से अपने को रोककर मैंने पूछा, माँ क्या गुड़िया बनाती हैं? हाँ, फुर्सत मिलती है तभी बैठ जाती हैं, और समय काम पर जो जाना होता है। नौकरी करती हैं? नहीं, 2 घरों में खाना बनाती हैं। खाली समय में किसी न किसी के पापड़, अचार बढ़िया बना देती हैं। और पिताजी? वह चुप हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने अनजाने में ही उसे दुख दिया है। विषय बदलने की गरज से पूछा, पढ़ते हो? जी हाँ, मिडिल बोर्ड की परीक्षा दी है। अभी छुट्टियों में थोड़ा धंधा करके पैसे जोड़ रहा हूँ। साइंस की फीस ज़्यादा लगती है ना, माँ दे नहीं सकेंगी। साइंस लोगे? जी हाँ, डॉक्टर जो बनूंगा। और कहते कहते वह ऐसे शर्मा गया जैसे लड़कियां शादी की बात पर शर्मा जाती हैं। मेरा मन भर आया। 2 कौड़ी के खिलौने बेचकर डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले इस बच्चे के लिए मुझे ममता सी हो आई। फिर तो जैसे नियम सा बन गया। इस घर से वह कभी निराश नहीं लौटा। माली बाबा ने 2-4 बार उसे टरकाना भी चाहा, पर मेरी दिलचस्पी देखकर वह चुप रहा। नन्हे फेरी वाले को भी मुझ में आस्था हो गई थी, क्योंकि उसका बिजनेस यहाँ खूब चल रहा था। वह सबसे पहले मेरे यहाँ आता और अपनी बेस्ट चीज़ों का प्रदर्शन करता। गुड़िया के आगमन के बाद उसके लिए छोटा सा पलंग भी आ गया था। जूते और साबुन के डिब्बों से बना हुआ बंगला भी आया था। शीशे के ढक्कनों से बनी छोटी तराजू थी। सिगरेट की पन्नियों के गहने थे। सूखी हुई गिलकी से बना पर्स था। बुनने की पुरानी सलाइयों की मदद से बनाया गया एक झूला भी था, जो लॉन में लगाया जा सकता था। इन सब चीज़ों के आकार प्रकार बहुत अच्छे नहीं थे, पर उसकी कल्पना शक्ति की दाद देनी पड़ती थी। अक्सर हम लोग देर तक बातें करते रहते। इन बातों के द्वारा मैंने उसकी दोनों बहनों के बारे में, माँ के बारे में, स्कूल और टीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। मुझे मालूम था कि छोटी उमा बहुत शैतान है, रमा बहुत अच्छा गाती है, माँ की मालकिन मिसेस भंडारी मोटी हैं, हिंदी के गुरुजी शुद्ध न रखी, वे हमारी हर बात झेलने को तत्पर रहे। नौकर छाया की तरह इर्द गिर्द मंडराते रहते। हम लोगों को पानी हाथ से लेकर पीना नहीं पड़ता था। और बच्चे, वे तो इतने प्यारे थे, ऐसी मीठी मीठी बातें करते कि गहरी से गहरी उदासी भी दूर भाग जाए। पर यह सारा सुख ऐसे लगता था जैसे 36 व्यंजनों से भरा थाल हो, बिना नमक का। जुलाई बीतते बीतते घर की याद आने लगी और मन भागू भागू करने लगा। बच्चों के स्कूल शुरू हो गए थे और दिन पहाड़ से लग रहे थे। बरसात के रास्तों के खराब होने का भी डर था। इसीलिए अगस्त के पहले हफ्ते में ही हम लोगों की स्थिति किसी भटके हुए बच्चे की सी हो गई थी। नगर सीमा में प्रवेश करते ही ड्राइवर ने बताया, पेट्रोल खत्म है। शहर में एक छोर पर घर था। पेट्रोल पंप की शरण लेनी पड़ी। थकान से निढाल होकर मैं पीछे की सीट पर लुढ़क गई थी। ड्राइवर ऑर्डर दे रहा था, गाड़ी साफ करना भाई जरा।
गाड़ी की हालत वाकई खराब हो गई थी और गफूर अपने श्रम की बचत करना चाह रहा था। चलते समय बख्शीश के लिए एक नन्हा हाथ अंदर आया तो हम दोनों चौंक उठे। वही था, बाल कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे, कपड़े कुछ ज़्यादा मैले हो गए थे, पर आंखें वही थीं, विश्वास की चमक लिए हुए। तुम यहाँ? जी, छोटी बहन को टाइफाइड हो गया था, इलाज में काफ़ी पैसा लगाना पड़ा, कर्ज हो गया है। और पढ़ाई? नाइट स्कूल में जाता हूँ। क्या वहाँ साइंस भी पढ़ाते हैं? प्रश्न मेरे होंठों तक आकर लौट गया। मैं उसकी पीड़ा नहीं खरीदना चाहती थी। ड्राइवर से कहा, गफूर दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर तो ले लो। जी? वह चौंका। कुछ नहीं, घर चलो फिर बात करेंगे। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। वैशाली ने शायद ट्रंक कॉल कर दिया था। घर द्वार सब खुला हुआ साफ सुथरा मिला। ये तो निढाल होकर सोफे पर लेट गए। वह सिकुड़ा हुआ सा कुर्सी पर बैठ गया। मैंने भरत की अलमारी खोली। फिनाइल की गोलियों की गंध नाक में भर गई। कपड़े ऐसे रखे हुए थे जैसे अभी अभी कोई आकर इन्हें पहनेगा। मेरी आंखें भर आईं। कब तक मैं इन्हें इस तरह सहेज कर रखूंगी? धीरे धीरे मैंने एक जोड़ी कपड़े निकाले। उसके पास आकर कहा, मेरे साथ आओ, तुम्हें बाथरूम दिखा दूं, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो लो, फिर बात करेंगे। बंगले की सजावट और बनावट को विस्मय विमुग्ध दृष्टि से देखता हुआ वह मेरे पीछे पीछे हो लिया। उसे नहाने भेजकर मैं इनके पास आकर बैठ गई। दरअसल मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी, पर क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना पर्स टटोला। कल ही 100 का नोट भुनाया था। वैशाली को, जमाई साहब को, बच्चों को, नौकरों को, सबको चलते समय कुछ न कुछ देकर इस समय पर्स में 30 रुपये बाकी थे। मैंने साइड टेबल से एक खाली लिफाफा उठाया, उसमें वे रुपए रखे। तभी मेरे हाथों से वह लिफाफा छीन लिया गया। पैसों के प्रति इन्हें कभी इतना मोह नहीं था। भरत के जाने के बाद तो यह और भी उदासीन हो गए थे, फिर आज? मेरी आंखों के प्रश्न उन्होंने पढ़ लिए। बोले, जो लड़का इतनी सी उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, उसे भीख देकर अपमानित मत करो। बात शायद ठीक थी, पर उस समय मुझे खल गई। उसे कुछ देने का, उसके लिए कुछ करने का आनंद मुझसे छिन गया था। नहा धोकर मेरे दिए कपड़े पहनकर वह कमरे में आया, सकुचाता सा, गंदे कपड़ों की पोटली को छिपाता सा। बैठो, इन्होंने कहा। वह चुपचाप बैठ गया। अपना नाम लिखकर दिखा सकते हो? अंग्रेजी और हिंदी में। इन्होंने कागज और पेन उसके आगे सरकाते हुए कहा। वह कुछ झिझका। उसने मेरी ओर देखा, फिर सधे हुए हाथों से लिख डाला, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। अक्षर अच्छे थे, साफ और बड़े बड़े। लिखते तो अच्छा हो, एक काम कर सकते हो? कहिए। रोज रात में 7 से 9 अपनी माँ जी के पास आ जाया करो। यह बुढ़ापे की वजह से ज़्यादा लिख पढ़ नहीं पाती। इनकी चिट्ठियाँ वगैरह लिख दिया करना। अगर कहें तो कभी रामायण, भागवत या कभी कभी अखबार पढ़ दिया करना। जी, रात को मैं पढ़ने जाते हो? मालूम है मुझे, पर रात का स्कूल बच्चों के लिए नहीं होता है, दिन में जाया करो। जी, वो एडमिशन, उसका जिम्मा मेरा है, समझे? अपनी पुस्तकें यहीं ले आया करो। जिस दिन काम ना हुआ पढ़ते रहो। इतना बड़ा घर है, ठीक है? हम लोग फिलहाल 50 दे सकेंगे, मंजूर है? 50? आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। अच्छा, यह लो अपना एडवांस और अब जा सकते हो। लिफाफा हाथ में लेते हुए उसकी आंखें भर आई थीं और मेरी भी। अभी थोड़ी देर पहले रुपयों को लेकर उनके बारे में क्या क्या सोच गई थी। उसकी जाती हुई आकृति को वह बड़ी देर तक देखते रहे, फिर जैसे अपने आप से ही बोले, पता नहीं ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं पैसे के अभाव में मुरझा जाती होंगी। सुनो, एकाएक उनकी आवाज़ में एक धार सी आ गई थी। सोचता हूँ अपने भरत के नाम से 2-4 स्कॉलरशिप शुरू कर दूँ। उसके कौन कौन से विषय पैट थे, याद है? इन विषयों में हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में जो टॉप करेंगे उन्हें इनका लाभ मिलेगा।
उसके स्कूल और कॉलेज में भी कुछ छात्रवृत्तियां अलग से प्रारंभ कर दूंगा। कल ही प्रिंसिपल को लिख दूंगा। फिर जैसी कि इनकी आदत थी, योजनाएं बाकायदा लिखी गईं। हम दोनों ने मिलकर कुछ संशोधन भी किए। समय का कुछ पता ही नहीं चला। राम लखन जब खाने को कहने आया, उस समय 9 बज चुके थे और हमारे सामने 3 फुल स्केप कागज़ का मसौदा तैयार था। कल सुबह ऑफिस में जीवन का पहला काम होगा इन्हें टाइप करना, इन्होंने उठते उठते कहा। ऑफिस? मैंने चौंक कर कहा। ऑफिस में इन्होंने पिछले साल भर से पाँव नहीं दिया था। जीवन हमारा टाइपिस्ट और जूनियर्स ही सब देख रहे थे। मुवक्किल आकर लौट गए थे। आप ऑफिस जाएंगे? मैंने फिर कहा। और नहीं तो क्या, घर पर कोई पैसे दे जाएगा? योजनाएं तो खूब लंबी चौड़ी बनाई हैं, लेकिन रुपया कहाँ से आएगा? फिर कुछ रुक कर बोले, अब तो मैं कंजूस नहीं हूं ना। मैंने कब कहा था? हाँ, कहा तो नहीं था, पर सोचा तो था। और इनके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। साल भर में यह पहली बार मुस्कुराए थे। देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित मालती जोशी जी की ये कहानी जीने की राह आप सभी को कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।